प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम वित्त आयोग के विषय में चर्चा करते हैं। आपको पता ही है कि भारत एक संघीय देश है जिसमें केंद्र सरकार भी होती है और प्रांतीय सरकारें भी होती है। इन दोनों के बीच जो वित्तीय संसाधन है उनका विभाजन इस प्रकार किया गया है कि जो संघ के द्वारा जो करारोपण किया जाता है या कर संग्रह किया जाता है वह राज्यों द्वारा किए जाने वाले करारोपण और कर संग्रह से अधिक है, अर्थात संघ के पास अधिक वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। संघ के पास जो अतिरिक्त वित्तीय संसाधन होते हैं उनका संघ सरकार और राज्यों के बीच तथा अलग अलग राज्यों के बीच जो राज्यों को अलॉट हुआ है उन संसाधनों में से भी अलग अलग राज्यों को कितना प्रतिशत संसाधन दिए जाएं, इसका निर्धारण करने या इस संबंध में सलाह देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की जो है व्यवस्था की गई है। ये हर 5 साल पश्चात या इससे पूर्व जब भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे इसका गठन किया जाता है। तो इस संबंध में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय अर्थात स्वयं संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष या इससे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग की संरचना इसमें कौन कौन होते हैं इस संबंध में चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात कुल मिला के 5 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है स्वयं संविधान द्वारा। तदनुसार संसद द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उनको हम देख लेते हैं। अध्यक्ष के लिए जो प्रमुख योग्यता वह यह है कि अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए तथा अन्य जो 4 सदस्य हैं उनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग जो योग्यता है वो इस प्रकार है। एक जो सदस्य है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होने चाहिए। अन्य जो दूसरे सदस्य हैं उनको भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो चौथे सदस्य हैं उनको प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव होना चाहिए और जो अंतिम 5 सदस्य हैं उनको अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि अध्यक्ष है उनको सार्वजनिक मामलों का अनुभव व्यक्ति होना चाहिए। जो प्रथम जो दूसरे अध्यक्ष के अलावा जो 4 सदस्य उनमें जो प्रथम है उनको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इसके इस योग्यता के बराबर योग्यताधारी होना चाहिए। जो दूसरे जो सदस्य उनको भारत के लेखा वित्त मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए और तीसरे सदस्य को प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए और चौथे सदस्य को अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। अब हम देखते हैं वित्त आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो अनुच्छेद 280 के या हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 283 में वित्त आयोग के जो कार्य हैं उनके विषय में उनका वर्णन किया गया है। वित्त आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा की जाती है। संघ और राज्यों के मध्य करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण और राज्यों के मध्य इन प्राप्तियों का वितरण, अर्थात संघ को कितने प्रतिशत प्राप्त होगा संघ सरकार को और राज्य सरकारों को कितना प्राप्त होगा और फिर राज्य सरकारों के मध्य आपस में कितना जो अंश है सबको प्राप्त होगा। भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व संबंधी सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, अर्थात भारत की संचित निधि से भी संघ सरकार कई बार आवश्यकता अनुसार राज्यों को अनुदान देती है। तो वो अनुदान देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए इस संबंध में भी जो अनुशंसा है वित्त आयोग जो करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस अनुशंसा को संसद के समक्ष रखते हैं। राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक
उपाय। क्योंकि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, इसलिए और 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जो पंचायत स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं अर्थात पंचायत और नगर पालिकाएं, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों के तहत अनेक जो कार्य हैं उनको सौंपे गए हैं कार्य और विषय। तो उन विषयों के प्रभावी संपादन के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्त की आवश्यकता होती है और ये वित्त सामान्यतः उनको राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राज्य सरकारों को चूंकि ये वित्त प्रदान करने के कारण उनके अपने स्वयं के हिस्से में से देना पड़ता है पंचायतों को और नगर पालिकाओं को ये वित्त, तो उससे उनको जो हानि होती है उसके निराकरण के लिए किस प्रकार जो राज्य की संचित निधि है उसमें वृद्धि की जा सके, इस हेतु भी वित्त आयोग द्वारा सलाह दी जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, किसी अन्य विषय में भी जिसके द्वारा जो वित्तीय स्थिति है देश की वो सुदृढ़ हो सके, इस संबंध में राष्ट्रपति वित्त आयोग को दायित्व सौंप सकता है। अतः वित्त आयोग वित्तीय संवाद को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु एक महत्वपूर्ण संस्थान है। अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। हालिया वित्त आयोग डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में 2017 में गठन किया गया है। जो 13वां वित्त आयोग था उसके द्वारा जो है जो करों का जो शुद्ध आगम था उसमें से 32% जो हिस्सा है वो राज्यों को अलॉट करने का निर्देश दिया गया था, की अनुशंसा की गई थी, जिसको सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात जो 14वां वित्त आयोग था उसके द्वारा जो करों के शुद्ध आगम में से जो राज्यों का हिस्सा है उसको 32% से बढ़ा के 40% करने की अनुशंसा की गई थी और ये अनुशंसा 2016 से 2020 तक के लिए थी, जिसको केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उसके पश्चात जो 15वां वित्त आयोग है उसकी अनुशंसाएं 2021 से लेकर 2025 के लिए थी, परंतु वर्तमान में कुछ अपरिहार्य कारणों से जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी, इसलिए अंतरिम रूप से 1 वर्ष के लिए अनुशंसाएं की गई थी 2021 के लिए। उसके अंतर्गत जो राज्यों का हिस्सा है करों के शुद्ध आगम में उसको 32 से घटा के 31% किया गया है। हालांकि ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसी दौरान जो एक प्रमुख राज्य था भारतीय संघ का अर्थात जम्मू कश्मीर, उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया है। अतः जो उन्हें जो हिस्सा प्राप्त होगा वो केंद्र के हिस्से से संघ के हिस्से से प्राप्त होगा। अतः जो 32% से 31% किया गया है, इससे अन्य जो राज्य हैं उनके हिस्से में कोई विशेष कटौती कमी नहीं होगी। और जो 15वां वित्त आयोग है उसकी जो अंतिम जो अनुशंसा रिपोर्ट है अनुशंसाएं हैं वो 2021 से लेकर 25-26 तक के लिए लागू होगी और वे इसी अक्टूबर माह के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी। हालिया वित्त आयोग है जो अर्थात 15 वित्त आयोग है, इसकी जो अध्यक्ष है वो श्री डॉक्टर NK सिंह है और 2017 में इसका गठन किया गया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वित्त आयोग जो है वित्तीय संवाद को भारत में मजबूत करने के लिए एक प्रमुख संवैधानिक संस्थान है और सामान्यतः सभी सरकारों द्वारा इसकी जो अनुशंसाएं हैं उनको स्वीकार किया गया है और उत्तरोत्तर जो हम देख सकते हैं क्रमिक रूप से जो राज्यों को प्रदान किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों के हिस्सों में बढ़ोतरी हो रही है और केंद्र सरकार को जो वित्तीय संसाधनों का जो हिस्सा प्राप्त हो रहा है उसमें उत्तरोत्तर कमी हो रही है, जो विकेंद्रीकरण और संघात्मक जो प्रणाली के भारत में मजबूत होने को दर्शाता है।